हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू बेटा। हमने एक टॉपिक किया था रिएक्टिविटी ऑफ हेलोएरिन्स। हेलोएरिन्स की रिएक्टिविटी में मैंने आपको रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बताए थे। इन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को आगे बढ़ाते हुए हम जो रिएक्टिविटी ऑफ हेलोएरिन्स है इस टॉपिक को आगे करते हैं। तो आज जो हम डिस्कस करेंगे वो हम करेंगे कंपैरिजन ऑफ द रिएक्टिविटी ऑफ हेलोएरिन्स एंड हेलोएल्केन्स। क्या है आज का हमारा टॉपिक, मैं एक बार आपको अच्छे से दिखा देती हूँ। कंपैरिजन ऑफ द रिएक्टिविटी ऑफ हेलोएरिन्स एंड हेलोएल्केन्स। ठीक है, तो बेटा इस कंपैरिजन को समझने के लिए ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर समझ में आना बहुत ज़रूरी था। तो इसमें आपके डिफरेंट एस्पेक्ट हो सकते हैं कि आप किन किन पॉइंट्स को लेके इनकी रिएक्टिविटी को कंपेयर करोगे। ठीक है, तो फर्स्ट जो हमारा पॉइंट रहेगा वो रहेगा रेजोनेंस। ठीक है, रेजोनेंस इफेक्ट भी आप इसको बोल सकते हैं। इसमें आप देखोगे कि जो आपके हेलोएरिन्स हैं वो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाते हैं, लेकिन अगर आप हेलोएल्केन्स की बात करो, हेलोएरिन्स का आपको पता लग गया है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना रहे हैं, ऑर्थो और पैरा ग्रुप पे नेगेटिव चार्ज आ रहा है। लेकिन अगर आप इन्हीं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की बात करो हेलोएल्केन्स में, जैसे आपने एग्जाम्पल लिख लिया CH3 CH2 Cl, ये हेलोएल्केन्स है। तो क्या आप इसमें इस टाइप के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ कर सकते हैं? नहीं कर सकते, क्योंकि भाई देखो यहाँ पे कोई भी पाई बॉन्ड नहीं है। पाई बॉन्ड नहीं है तो रेजोनेंस में मेनली हम क्या दिखाते हैं? शिफ्टिंग ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे कोई शिफ्टिंग होगी नहीं। ठीक है, तो हम क्या कह सकते हैं कि जो आपके हेलोएरिन्स हैं वो रेजोनेंस स्टेबलाइज हैं। मैं लिख देती हूँ यहाँ पे, जो आपके हेलोएरिन्स हैं बेटे वो क्या हैं? रेजोनेंस स्टेबलाइज। और हेलोएल्केन्स जो हैं वो रेजोनेंस स्टेबलाइज नहीं है। इसकी वजह से जो आपके हेलोएरिन्स हैं वो लेस रिएक्टिव होंगे। देखो मैं एक बिल्कुल जनरल चीज़ आपको बताती हूँ कि आप कोई जनरल लाइफ का एग्जांपल ले लीजिए। जैसे कोई ह्यूमन बीइंग है, कोई पर्सन है, अगर उसको जॉब लग जाती है तो वो स्टेबल हो जाएगा। स्टेबल होने के बाद क्या करेगा? किसी जॉब के लिए प्रिपेयर नहीं करेगा, कोई फॉर्म वगैरह अप्लाई नहीं करेगा, मतलब कम रिएक्ट करेगा। ठीक है, तो जब स्टेबिलिटी बढ़ती है या कोई आदमी स्टेबल हो जाता है तो जो उसकी रिएक्टिविटी है वो कम हो जाती है। यानी कि आपकी स्टेबिलिटी और रिएक्टिविटी दोनों एक दूसरे के अपोजिट होती हैं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल आप कह सकते हो। ठीक है, तो रेजोनेंस इफेक्ट हमें क्या बताता है कि जो आपके हेलोएरिन्स हैं वो लेस स्टेबल होंगे, क्योंकि ये रेजोनेंस स्टेबलाइज हैं। हेलोएरिन्स आपके रेजोनेंस स्टेबलाइज नहीं हैं, इसलिए ज़्यादा रिएक्टिव होंगे। क्लियर? चलो, सेकंड पॉइंट है पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर। बटे मैं यहाँ पे लिमिटेड लिख रही हूँ आप लोगों को समझाने के लिए, लेकिन जब आप एक्सप्लेन करोगे तो जो बातें मैं आपको बता रही हूँ वो सारी भी आपको लिखनी है। पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर का क्या मतलब है? अब देखो, जैसे हमने ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कल ड्रॉ किए थे, ठीक है, तो आपने देखा इन सब में हमारा पार्शियल डबल बॉन्ड आ रहा है रेजोनेंस में। ठीक है, आ रहा है ना डबल बॉन्ड। और ये जब हमारा रेजोनेंस स्टेबलाइज ही नहीं है हेलोएरिन्स, तो इसमें डबल बॉन्ड कहाँ से आएगा? अब आपको पता है कि जो डबल बॉन्ड होता है वो स्ट्रॉन्ग होता है। ठीक है, और स्ट्रॉन्ग बॉन्ड को तोड़ना मुश्किल है। ठीक है, यानी कि बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है तो कैन नॉट बी ब्रोकन इजीली, आसानी से हम इसे नहीं तोड़ सकते। अब आसानी से इसे नहीं तोड़ सकते तो क्या होगा? रिएक्टिविटी कम। ठीक है, तो
इस रीजन से भी जो आपके हेलोएरिन्स हैं वो आपके लेस रिएक्टिव। क्लियर? और जो आपके हेलो एल्केन्स हैं इनमें बॉन्ड सिंगल होता है और सिंगल बॉन्ड को हम इजीली ब्रेक कर सकते हैं। क्लियर? तो ये दोनों पॉइंट आपको तब समझ में आएंगे जब आपको ये रेजोनेंस समझ में आ जाएगी। क्लियर? तो ये कल वाला पॉइंट अगर आपका क्लियर है तो ये दोनों चीज़ें भी आपको अच्छे से समझ आ जाएंगी। ठीक है बेटा? थर्ड पॉइंट जिसमें हम इसकी रिएक्टिविटी को कंपेयर करेंगे तो वो आपका रहेगा हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन का पॉइंट यहाँ पे मोस्ट इम्पॉर्टेंट रहेगा। कैसे? देखिए, अगर जब हम हेलोएरिन्स की बात करते हैं तो आपने देखा था यहाँ पे हमारा पार्शियल डबल बॉन्ड करैक्टर आ रहा था पार्शियल डबल बॉन्ड करैक्टर, यानी कि जो आपका हेलोएरिन्स के केस में डबल बॉन्ड है वो हेलोएरिन्स के केस में जो आपका कार्बन हेलोजन बॉन्ड है वो sp2 हाइब्रिडाइजेशन को शो करता है। इस केस में जो आपका कार्बन हेलोजन बॉन्ड है वो कौन से हाइब्रिडाइजेशन को शो करेगा? sp2 हाइब्रिडाइजेशन को, क्योंकि ये कार्बन आपका पार्शियल डबल बॉन्ड करैक्टर शो करता है। और जब कार्बन के साथ डबल बॉन्ड अटैच होता है, आप इसमें ऐसे देख लो, या अगर मैं सिंपल आपको ये स्ट्रक्चर ड्रॉ करके दिखाऊं तो ये कार्बन यहाँ पे इधर डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है तो ये sp2 हाइब्रिडाइज है। लेकिन अगर आपको इस कार्बन को चेक करना पड़ जाए हेलोएल्केन्स के केस में तो भाई ये और ये बॉन्ड है सिंगल बॉन्ड में हाइब्रिडाइजेशन sp3। ठीक है? तो जब आपकी हाइब्रिडाइजेशन होती है sp2 तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन में जो आपकी बॉन्ड लेंथ है, जो आपका बॉन्ड है वो क्या हो जाता है? शॉर्टर। बॉन्ड शॉर्टर होगा, बॉन्ड लेंथ कम हो जाएगी, बॉन्ड लेंथ बिकेम स्मॉलर। बॉन्ड लेंथ स्मॉलर होगी तो बॉन्ड कैसा हो जाएगा? बॉन्ड आपका स्ट्रॉन्ग होगा। और फिर से वही बात, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड को तोड़ना हमारे लिए मुश्किल रहेगा। इसकी बॉन्ड लेंथ ज़्यादा है, बॉन्ड लेंथ ज़्यादा है तो ये बॉन्ड जो है वीक होगा और वीक बॉन्ड को हम इजीली ब्रेक कर सकते हैं। जिसका बॉन्ड आसानी से टूटेगा वो जल्दी रिएक्ट करेगा, जिसका बॉन्ड लेट टूटेगा उसकी रिएक्टिविटी में थोड़ा सा टाइम लगेगा। क्लियर? तो ये पॉइंट है आपका हाइब्रिडाइजेशन। आप देख रहे हो सारे पॉइंट ही एक दूसरे से रिलेटेड हैं। ठीक है? एक पॉइंट और आता है इसमें, नेक्स्ट है भाई पोलैरिटी, या आप क्या कह सकते हो? पोलर नेचर ऑफ कार्बन हेलोजन बॉन्ड। तो आप ये एक चीज़ नोटिस कीजिए, जब हम हेलोएरिन्स की बात करते हैं तो हाइब्रिडाइजेशन है आपकी sp2। sp2 हाइब्रिडाइजेशन का मतलब क्या होता है कि जो इसमें s करैक्टर है वो है आपका 33.5% और जो आपका p करैक्टर है वो है 66.5%। अगर हम बात करें हेलोएल्केन्स की तो उसमें आपने पढ़ा था कि sp3 हाइब्रिडाइजेशन यानी कि s करैक्टर 25% और p करैक्टर आपका होगा 75%। तो आप यहाँ देखिए, यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस कम है। यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस जो है वो ज़्यादा है। जहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज़्यादा होगा वो बॉन्ड ज़्यादा पोलर होगा। ठीक है? और बॉन्ड ज़्यादा पोलर होगा तो रिएक्टिविटी मोर होगी। ठीक है? ये लेस पोलर बॉन्ड है तो इसकी रिएक्टिविटी भी कम रहेगी। आई बात समझ में?
तो बेटे ये 4 पॉइंट हैं जिनसे हम कंपेयर करते हैं कि हमारे हेलो एरिन्स ज़्यादा रिएक्टिव होंगे या हेलो एल्केन्स। ठीक है, ये क्वेश्चन कई बार पेपर में आता है कि आपको कैसे पता चलेगा कौन ज़्यादा रिएक्टिव है, हेलो एरिन्स ज़्यादा रिएक्टिव हैं या हेलो एल्केन्स ज़्यादा रिएक्टिव हैं। और इसी के ऊपर बेस्ड बहुत सारी रिएक्शन भी आती हैं जिसमें आपसे ये पूछा जाता है कि हेलो एरिन्स तो ये रिएक्शन देते हैं, हेलो एल्केन्स क्यों नहीं देते, या हेलो एल्केन्स ये रिएक्शन देते हैं, हेलो एरिन्स क्यों नहीं देते। उस टाइप की रिएक्शन का मैं एक एग्जाम्पल आपको भी बता देती हूँ, आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो फॉर एग्ज़ाम्पल आप पहले हेलो एल्केन्स ले लीजिए। ठीक है, और इसमें अगर आप KOH लेते हो एक्वस KOH के साथ अगर आप ये रिएक्शन करवाते हो तो आपका बनेगा CH3CH2OH, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी। लेकिन अगर बेटा मैं यहाँ पे हेलो एरिन्स ले लूँ, यहाँ पे मैं Cl ले लूँ और KOH एक्वस डाल के अगर यहाँ रिएक्शन करवाऊँ तो आपको पता है कि ये हमारा पार्शियल डबल बॉन्ड करैक्टर को एक्वायर कर लेता है और इस बॉन्ड को तोड़ना हमारे लिए इजी नहीं है, जबकि ये आसानी से टूट जाएगा। इस बॉन्ड को तोड़ना आसान नहीं है तो ये इजीली रिएक्ट नहीं कर पाएगा। तो इसका मतलब यहाँ पे हमारी रिएक्शन नहीं होगी। मीन्स टू से दैट यहाँ पे अगर हम फिनोल प्रिपेयर करना चाहें तो वो हमारा प्रिपेयर नहीं होगा, यानी कि ये हेलो एरिन्स इस KOH एक्वस के साथ कोई रिएक्शन नहीं देते। अब आप ये मत सोचना कि मैडम अगर ये KOH के साथ कोई रिएक्शन नहीं देते तो फिनोल को हम कैसे प्रिपेयर कर पाएंगे। तो वो आपको ड्रास्टिक कंडीशन लगानी पड़ेंगी और उसमें आपको KOH की बजाय NaOH लेना पड़ेगा, हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर करना पड़ेगा। ठीक है, तो ड्रास्टिक कंडीशन में ये पॉसिबल है, बट नॉर्मली जैसे आपने यहाँ कराया ऐसे यहाँ पे ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इन दोनों की रिएक्टिविटी में डिफरेंस है और वो डिफरेंस क्या है वो अभी हमने किया है। ठीक है, तो आई होप आपको ये वीडियो समझ आई होगी। ठीक है, अगर इसमें से आप कुछ भी जानना चाहते हो तो आप मेरे को पूछ सकते हो और आप इसको नोट करना चाहो नोट कर लो। ठीक है, वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। थैंक यू।